मोदी 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पॉपुलिस्ट टोन वाला बजट पेश किया है और वो रॉबिनहुड नजर आई हैं। मतलब कमाई करने वालों पर टैक्स और गरीबों को सौगात। सरकार ने इक्विटी समेत सभी एसेट क्लासेस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का फायदा भी खत्म कर दिया गया है। वहीं मिडिल क्लास को नए टैक्स रिजीम के तहत मामूली सी छूट भी दी गई है। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए राहत के कई कदम उठाए गए हैं और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा गया है। इस बजट को बाजार के दिग्गज किस तरह देख रहे हैं? क्या ये ग्रोथ की रफ्तार आगे बढ़ाने में कामयाब होगा? इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका और HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनोत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और एक उम्मीद करूंगा कि आपसे एक अच्छी सी चर्चा हो अगले आधे घंटे में। नवनीत, पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मैं कहा कि एक रॉबिनहुड टाइप का बजट था ये। क्या ये कहना सही होगा कि एक क्लियर कट फोकस इस पर था कि थोड़ा एक मैसेज आए कि नहीं देखिए हम अमीरों को टैक्स कर रहे हैं और गरीबों को राहत दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। रॉबिनहुड थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो गया। लेकिन कोशिश करी गई है कि जहां पर भी ग्रोथ इम्पिटस दिया जा सके। अगर हम देखें कि पिछले वर्ष 8% की जीडीपी ग्रोथ थी, लेकिन रूरल ग्रोथ कम थी, कंजम्पशन ग्रोथ कम थी, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि कुछ ज्यादा एलोकेशन हो और कहीं ना कहीं से आपको पैसा रेस करना होगा, क्योंकि आपको फिस्कल प्रूडेंस भी रखना है, क्योंकि वो जरूरी है। लॉन्ग रन में फिस्कल प्रूडेंस होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, विदेशी निवेशकों का विश्वास रहेगा और देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो अगर उन सबको मद्देनजर रखा जाए तो मेरे ख्याल में कोशिश करी गई है कि एक संतुलित बजट दिया गया है। कैपिटल मार्केट्स अभी भी डाइजेस्ट कर रहे हैं जो चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर में। और मैं तो यही कहूंगा कि जो वित्त मंत्री ने बात करी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अगर प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी इन टैक्स रेजिम लाई जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा निवेशकों के लिए। अगर मैंने कल निवेश किया कुछ सोचकर और आज मेरी टैक्स रेट चेंज हो गई, तो हमने देखा है भारत में कई बार ऐसा हुआ है। मैं ये आशा करता हूं कि अब थोड़ा प्रिडिक्टेबल और स्टेबल टैक्स रेजिम सबको देखने को मिले। बिल्कुल। नहीं, ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी। प्रशांत जी, गुड इवनिंग। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? और क्योंकि आप डोमेस्टिक और FI दोनों का पैसा हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली सारी चर्चा कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले एक बिग पिक्चर समझी जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? अनुज जी, जैसे आपने जो वर्ड यूज किया रॉबिनहुड, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट हाँ, डायरेक्शनली अगर आप देखो तो बिल्कुल सही आपने समराइज किया कि जिन्होंने पिछले 4-5 साल में या 2-4 साल में कोविड के बाद में समझिए जिन्होंने कमाई ज्यादा हुई है, जिनकी इन्वेस्टरों की हुई है, चाहे वो शेयर्स में निवेश करे या रियल एस्टेट में, तो उन पे टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। अब ये सही है गलत है, ये अलग चर्चा का विषय है और वो भी करेंगे अपने, बट उन पे टैक्स बढ़ाया गया है। और जो रूरल में स्ट्रेस दिख रहा है वहां पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस है, रोजगार पे ज्यादा एम्फेसिस है। आई थिंक फ्रॉम अ इन्वेस्टर, अगर निवेशकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि और नवनीत जी ने जो कहा उससे अगर अपने उसको जोड़े, क्योंकि एक सिर्फ 2.5% इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म और 5% इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म सिर्फ उसी का मामला नहीं है। ये एक कई स्थिरता नहीं देता ये टैक्स रजीम को। कई सालों से अभी 10% और 15% लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्सेस थे। ऑब्वियसली उन पे सरचार्ज वगैरह मिला के 1.5-2.5% और बढ़ जाता है। बट अभी अगर वाकई में टैक्स बढ़ाने का कारण ये है कि निवेशकों ने पैसा काफी बनाया है, तो क्या फिर अपने को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब भी निवेशक पैसा ज्यादा बनाएंगे तब आगे जाकर भी टैक्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा? कोई टैक्स बढ़ जाते हैं पर वो कम नहीं होते।
ऐसे जल्दी से नहीं होता कि अगर पैसा कम बनाए निवेशकों का तो टैक्स कम भी हो जाए। अगर आप देखिए तो आज इक्विटीज पे जितने अलग-अलग किस्म के अलग-अलग भांति के जो टैक्स है इंडिया में, शायद ही दुनिया में बहुत गिने-चुने देश होंगे मेरे एक्सपीरियंस में एंड मैंने डेवलप्ड वर्ल्ड और इमर्जिंग मार्केट दोनों जगह पर निवेश किया है, तो बहुत कम ऐसे देश होंगे जो इतने अलग-अलग प्रकार के टैक्स इक्विटी मार्केट्स पे लगाए हुए हैं। तो इन सबका अगर अपने सबको इकट्ठा करें, तो टैक्स जो है इक्विटी मार्केट निवेशकों पे निरंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये बात दूसरी बात बिल्कुल। जैसे पॉजिटिव्स अगर देखें इसमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमेशा मेरा बजट से फोकस यही रहता है कि कुछ ईज ऑफ बिजनेस के लिए किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया जाए, क्योंकि किसी को टैक्स ज्यादा करना और किसी को कुछ राहत देना, ये एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा डालने के बराबर है मोटा मोटा। हाँ, ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, बट जो आपने रॉबिनहुड का उदाहरण दिया उस डायरेक्शन में है। हालांकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगर एम्फेसिस किया जाए तो फिर वो नेट पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उससे बिजनेस की गतिविधि जो है वो बढ़ती है, जॉब क्रिएशन, सही मायने में जॉब क्रिएशन होता है, मैसिव स्केल पे जॉब क्रिएशन होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डायरेक्शन में ये जो गवर्नमेंट ने, जैसे नवनीत जी ने भी कहा, रिव्यू ऑफ टैक्स कोड 1961 का जो टैक्स कोड का रिव्यू का प्रस्ताव रखा है, उससे बहुत आशा है कि अगले 6 महीने में, और उसको एक फाइनाइट टाइम लिमिट भी दी है, अगले बजट तक ये कंप्लीट कर हो जाएगा। तो होपफुली उसमें सिंप्लीफिकेशन एक मैसिव स्केल पे आएगा और स्थिरता फिर बनी रहेगी, जिससे बहुत नेट पॉजिटिव होगा निवेशकों के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव होगा, ये उम्मीद है। गिफ्ट सिटी पे भी अभी फाइन प्रिंट देखा नहीं है मैंने, ये देखना पड़ेगा कि कुछ वहां पर भी हालांकि सरकार की उम्मीद बहुत और प्लान्स बहुत बड़े हैं गिफ्ट सिटी के लिए, बट आज तक जिस हिसाब से गिफ्ट सिटी डेवलप हो सकता था उस प्रकार से ग्रो नहीं हुआ है पिछले 15 सालों में, क्योंकि वहां भी ईज ऑफ बिजनेस नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। अगर अपने को सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क ये सबसे compete करना है गिफ्ट सिटी के लिए, तो कहीं उस प्रकार का अपने को सिंप्लिसिटी भी लाना होगा। तो वो फाइन प्रिंट में दिखेगा। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में कहा है कि गिफ्ट सिटी के लिए कई सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन किए हुए हैं, तो वो देखना पड़ेगा, बट वहां पे फोकस होपफुली आगे 5 सालों में ज्यादा दिखाई देगा, और टैक्स कोड का जो रिव्यू है वो एक फर्स्ट मेजर स्टेप होगा। अच्छा नवनीत जी, अब सिंस आज पूरी हेडलाइन डोमिनेट की हैं कैपिटल गेंस टैक्स में जो हाइक हुआ है उस पर, क्योंकि आज मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथ रामदेव जी थे, केडिया जी थे, मधु जी थे, और एक चीज़ जो निकल कर आ रही थी, थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, आप कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे, और अगर मार्केट में खूब कमा रहे हैं तो टैक्स देने में दिक्कत क्या है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ठीक है, आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि एफएनओ में भी कुछ ट्वीक्स लाए जाएंगे, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को या तो सेम रखते या उल्टा थोड़ा कम करते, तब तो एक मैसेज आता कि नहीं, हम सट्टेबाजी के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने कैसे देखा आज जिस तरीके से टैक्स में हाइक हुआ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में? नहीं अनुज, आप सही कह रहे हैं कि हमें शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देना है, और एक्विटी मार्केट में निवेश को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने जैसा ही एक बाजार नहीं देखना चाहिए। ये ब्रॉडर इंक्लूसिव इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। भारत में रिटायरमेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट को दे पाना बहुत मुश्किल होगा, और एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें शेयर बाजार में, ज्यादा से ज्यादा लोग पूंजी बाजार से जुड़े, ताकि धीरे धीरे देश की प्रगति में उनकी भागीदारी हो सके। तो उसके लिए कितना भी इंसेंटिवाइजेशन किया जा सके, चाहे वो टैक्सेशन के जरिए हो या दूसरी पॉलिसीज के जरिए हो, वो कम है। क्योंकि आज भी 150 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 4.5 करोड़ निवेशक ही म्यूचुअल फंड से अभी तक जुड़ पाए हैं।
16-17 करोड़ डीमेट अकाउंट है, बट मेरे ख्याल में जो एक्चुअल निवेशक हैं वो शायद 8-9 करोड़ से ज्यादा 8-9 करोड़ होंगे। तो अभी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इस बाजार से नहीं जुड़ पाई है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स लंबे समय में जब वो लेंगे तभी उनकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी और रिटायरमेंट सिक्योर हो पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकार का ध्यान है कि जॉब्स क्रिएट करने यूथ के लिए, लेकिन वो जब यूथ का रिटायरमेंट आएगा, जो या आज मिडिल एजेड लोग हैं, अगर उनका निवेश नहीं होगा पूंजी बाजार में तो कैसे उनकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी होगी, कैसे देश में सोशल सिक्योरिटी बनेगी। मेरे ख्याल में उस नजरिए से हमने कभी भी नहीं देखा पूंजी बाजार को। हम हमेशा मेरे ख्याल में आज रेवेन्यूज कैसे बढ़ जाएं अगर बाजार अच्छा कर रहा है वो तरीके से देख रहे हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए, खैर ये तो बात हो गई टैक्सेशन की। अच्छा प्रशांत जी, क्योंकि टैक्सेशन का इतना बड़ा झटका आ गया, इसके लिए आज बजट में जो एक दूसरा बड़ा इवेंट था उसकी बात ही नहीं हुई। फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो 4.9% पर लेकर आ गए हैं। ऑब्वियसली एक आरबीआई का बड़ा डिविडेंड मिला, शायद उसका मार्केट को थोड़ा अंदाजा था, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि स्टेट्स के लिए पैकेजेस हैं, जैसे आंध्रा के लिए, बिहार के लिए, तो एलाइज का प्रेशर क्लियरली है, लेकिन उन सब के बावजूद फिस्कल प्रूडेंस पर भी ध्यान दिया गया है। अनुज जी, मैं इसका पहले जवाब देता हूँ, बट मुझे फिर 2 मिनट दीजिएगा। वो पहले सवाल पे भी मुझे जरा कुछ कहना है, वो बिल्कुल मुनाफे कहिए। पे, टैक्स पे। पर ये हाँ, पहले तो फिस्कल प्रूडेंस पे, हाँ वो पॉजिटिव है, वो हाँ, 5। हालांकि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो इंडिया की है, उस पे अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा आगे पीछे भी हो तो एज एन इन्वेस्टर या एज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे इतना कोई ये उसमें खामी नहीं लगती है, स्पेशली अगर कि वो फिस्कल डेफिसिट इन्वेस्टमेंट के कारण से हो या रेदर देन सब्सिडीज के कारण से हो। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से फिस्कल डेफिसिट है, तो वो आगे चल के ग्रोथ एनेबलिंग इन्वेस्टमेंट है। एंड इसमें जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है, कई बार कैश फ्लो नेगेटिव होते हैं क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट करती है वो कैपेक्स में, क्योंकि आगे जाकर ग्रोथ स्ट्रांग होगा, इनकम स्ट्रांग होगी। तो फिस्कल डेफिसिट कम होना ओवरऑल अच्छा है, बट उसका मिक्स क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ज्यादा है तो उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। नाउ कमिंग बैक ओके। टू जो पहला आपका सवाल था, सवाल, हाँ, जो हाँ, नवनीत जी ने भी आंसर दिया और मैंने भी ये हाँ, हाँ, तर्क कई बार, ये तथ्य, हाँ, ये दलील कई बार सुनी, ये हाँ, जो आर्गुमेंट है कई बार सुबह से सुना है कि मुनाफा है तो ही तो टैक्स है। अगर वही अपने को वो लॉजिक से तो चाहे 50% कर दीजिए आप टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स पे 12.5 क्यों, और 20% क्यों शॉर्ट टर्म पे, 30, 40, 50 कुछ भी कर दीजिए। आप तो कह सकते हैं कि शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म टैक्स तो इनकम टैक्स से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए तो कुछ काम करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म टैक्स के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है। तो वो तथ्य में, आई मीन वो तर्क में, वो दलील में, वो आर्ग्यूमेंट में मेरे हिसाब से कोई तथ्य नहीं है। क्या ये कैपिटल गेन्स टैक्स ग्लोबली फिर क्यों जो है वो है, क्या पूरी दुनिया भर के देशों की ये गलती है कि कैपिटल गेन्स टैक्स या तो जीरो है या इतना कम है? तो जो नवनीत जी ने आर्गुमेंट किया है, वो मैं ज्यादा उसको महत्व दूंगा, रेदर के भाई मुनाफा है तो ही तो टैक्स है। अब ये तो गनीमत है, वो अभी तक फिर वो लॉजिक से या कहीं दुनिया में कोई देश, आई डोंट नो, ऐसा कोई हो, होपफुली नहीं है, कि फिर घाटे पे भी कहीं टैक्स लगता हो, अभी वही बाकी रह गया है। हाँ। ओके, तो ये है ऐसा। बिल्कुल आइडियाज़ ना ही दिए जाएं तो अच्छा है, क्योंकि क्या पता। क्योंकि अभी पर एसटीटी हो गया, डिविडेंड टैक्स हो गया, शेयर बायबैक टैक्स हो गया, हाँ, और कई जात के, ऑलमोस्ट हर जात के तो टैक्स लग गए एक्विटी मार्केट्स पे। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, खैर। अच्छा नवनीत जी, एक बात बताइए मुझे। बहुत लोगों का आज ये व्यू था कि शायद मार्केट इसको अपने स्ट्राइड में ले लेगा, जैसे मार्केट ने इलेक्शन वर्डिक्ट को भी लिया था, और मूव ऑन करेगा। क्या ये मार्केट वाकई में अब इतना स्ट्रांग है कि उसको अब इवन एक ऐसी चीज़, मतलब अगर यही चीज़ 2 साल पहले आई होती तो ये मार्केट आज हो सकता 5-6% नीचे गिर चुका होता। लेकिन क्या ये मार्केट अब इतना स्ट्रांग, इतना मेच्योर और इतना रिटेल के पैसे पे डिपेंडेंट हो गया है? और क्या रिटेल का पैसा भी अब इस तरीके से हो गया कि चाहे कोई भी रीज़न से करेक्शन आए वो बाय कर लेगा?
सकता है कि एक दिन में जो बाजार रिएक्ट करता है उसके हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं, उसके हिसाब से देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 4.5 करोड़ निवेशक हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म में 10 या 15 करोड़ हो सकते थे। अगर उसको कुछ ज्यादा समय लग गया तो फिर भारत के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल में कई सारे उद्देश्य होते हैं जहां पर आपने पहले बात करी, फिस्कल प्रूडेंस भी रखना होता है, आपको कहीं और खर्चा भी करना होता है, कोलिशन धर्मा भी निभाना होता है, और आपको ये भी देखना होता है कि टैक्स कहाँ बढ़ाया जा सकता है और कहाँ छूट दी जा सकती है। तो वो सारी बैलेंसिंग हमारे लिए कमेंट करना इजी होता है, जो बनाते हैं उनके लिए शायद इतना इजी नहीं होता होगा। हम एक नजरिए से सोचते हैं, वो शायद कई दूसरे नजरिए से सोचते होंगे। पर बाजार का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल में हो सकता है कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नहीं करा, तो नीचे लेवल पर हमेशा कहीं ना कहीं बाइंग आ जाती है। हमने इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी देखा, अगले ही दिन वापस बाइंग आ गई। सो मेरे ख्याल में ये शायद द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा है कि अगर पैसा बनेगा तो 2% ज्यादा दे देंगे। ओके, अब बजट की खैर का बात काफ़ी हुई। अच्छा प्रशांत जी, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, आई डोंट नो अगर आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं या नहीं है। ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म किया गया है और टैक्स को 12.5 पर ले आए, आपकी टीम ने इसको कैसे देखा है? ये निवेशक जो रियल एस्टेट निवेशकों के लिए नेगेटिव है ऑब्वियसली, एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की ये धारणा थी कि इक्विटी निवेशकों को भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ेगा, बट साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ेगा, बट साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो बट ऑन द अदर हैंड ये जो रियल एस्टेट के लिए भी अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट जो चला गया, वो इट इज डायरेक्शनली नेगेटिव। इतना आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कितना बड़ा नेगेटिव है, कितना छोटा नेगेटिव है, बट इट इज डायरेक्शनली नेगेटिव, नो डाउट। डायरेक्टली नेगेटिव। चलिए, अब यहाँ से मार्केट के लिए आगे ट्रिगर क्या रहेंगे? देखिए नवनीत जी, मैं बात आपकी समझ सकता हूँ कि मार्केट में सिर्फ एक दिन के रिएक्शन पर हम शायद कमेंट करना थोड़ा जल्दी होगा। आई थिंक अगले 2-3 दिन में लेकिन मार्केट शायद होपफुली इसको पूरी तरीके से सेटल कर ले। उसके बाद बड़ा सवाल ये कि रिटेल जिसने इतना पैसा बनाया इस मार्केट में, क्या वो ये मान के चले कि अब यहाँ से थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रखनी होंगी रिटर्न्स को लेकर? नहीं, जरूर। अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा है और मेरे ख्याल में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करनी चाहिए। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि कई जो नए रिटेल निवेशक जुड़े हैं बाजार से, वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं, कुछ ऐसी थीम्स में निवेश कर रहे हैं जहां वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए और वो पिछले साल के या पिछले 6 महीने के रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपने तो बहुत साइकिल देखे हैं अनुज। मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडरेशन ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन जरूरी है। पर जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जो एक अनुशासित तरीके से करते हैं, एसआईपी के जरिए करते हैं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको तो आई थिंक उसी तरीके से अनुशासित रूप में हर महीने जो निवेश करते हैं वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप यहाँ से अब इस बजट के बाद सेक्टोरली, हालांकि आप बॉटम अप इन्वेस्टर हैं, लेकिन कुछ व्यू में चेंज लाएंगे या जो आपके इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से हैं उनमें ज़्यादा टिंकरिंग करने की आपको ज़रूरत नज़र नहीं आ रही इस बजट की वजह से? देखिए, बजट ओवरऑल ऐसे किसी एक सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव नहीं है या कोई पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल आगे जाके ऐसे भी आई थिंक जो पिछले 2-3 साल में आदत खराब हो गई इन्वेस्टरों की, ये 30-40% रिटर्न जो बने हैं उससे, बट विद और विदाउट बजट आई थिंक आगे चल के मार्केट से 10% ग्रॉस ऑफ टैक्स 10% प्लस आधा 1%, नेट ऑफ टैक्स 10% माइनस आधा 1%, ऐसी धारणा एक व्याजबी धारणा लगती है ये टाइम पर। और ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में बजट के चलते कुछ ज्यादा उछाल आएगा या गिराव आएगा। जो होना था वो आज, जैसे कोई सेक्टर्स में टैक्स की धारणा थी, नहीं लगा तो वो सेक्टर थोड़ा बहुत आज बढ़ गया, कई और सेक्टर में कुछ बेनिफिट हुआ, वो आज जो उतार चढ़ाव था 2-5% का वो आज आ गया। ऐसे कुछ लगता नहीं कि बजट की वजह से खास कोई उतार चढ़ाव चलता रहेगा आगे चल के। ओके, बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा
क्योंकि आप दोनों से मेरी बात हो रही है, थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं कि अब मार्केट बजट से आगे क्या देखेगा। नवनीत जी, एक अर्निंग सीजन इस समय जो चल रहा है, अब तक अर्निंग सीजन आपके हिसाब से कैसा रहा है, और क्या मार्केट में अभी भी आपको लगता है कि एटलीस्ट लार्ज कैप स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्ट है? नहीं, आपने सही कहा। हमारे भी फंड मैनेजर्स का यही मानना है कि रिलेटिवली कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं मिड कैप स्पेस में, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं स्मॉल कैप स्पेस में जहां पर काफी फ्रॉथ हो गई है। रिलेटिवली जो टॉप 100 कंपनीज जो जिनको हम लार्ज कैप कहते हैं म्यूचुअल फंड के नजरिए से, वहां पर रिलेटिवली वैल्यूएशंस बेटर है मिड और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में। और हम तो इन्वेस्टर्स को यही कह रहे हैं कि आप फोकस रखिए मल्टी कैप फंड्स पे या फ्लेक्सी कैप फंड्स पे या लार्ज कैप फंड्स पे। कई निवेशक हैं जिन्होंने बहुत ही एक्सेसिव एलोकेशन कई सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में किया है, या पिछले 1-2 साल में स्मॉल और मिड कैप्स में किया है, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा रहे। जैसा अभी प्रशांत ने भी कहा, इन्वेस्टर्स को लगता है कि पिछले 1-2 साल में 40-50% रिटर्न हर साल बन रहे हैं तो हर साल बनते रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, मतलब वो पेड़ एकदम आसमान पर नहीं उगते। अगर हर साल 40-50% का रिटर्न आता रहेगा तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में रिलेटिवली वैल्यूएशंस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। ओके, लार्ज कैप में रिलेटिव सेफ्टी है इस समय। प्रशांत जी, आपके हिसाब से यहाँ पर मार्केट में अगर रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो बड़े सेक्टर्स में कहाँ पर पैसा बनेगा? देखिए, अक्रॉस बोर्ड पैसा, जैसे कि मैंने पहले कहा, अक्रॉस बोर्ड स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज रहती है। और हमारी धारणा ये है कि हर एक सेक्टर से करीब करीब जो मार्केट का रिटर्न है आज की तारीख में, मोस्ट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन यही होगा कि करीब करीब वही हर एक सेक्टर से भी इंडिविजुअली रिटर्न बनेगा। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है और कहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, अगर मैं वो कहूँ तो हमें, हम लोगों को ज्यादातर हर टाइम फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के सेगमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। अभी पिछले 2-3 सालों में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई है मार्केट में, जैसे रेलवेज, डिफेंस, पावर सेक्टर और डीप सिक्लिकल सेक्टर पे, वहां पर डर थोड़ा ज्यादा लगता है। कई शेयरों के दाम देखते तो काफी ज्यादा डर लगता है। पर वो पूरा सेक्टर लेवल पे नहीं कह सकते। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक जरूर ये इन सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई है, और वहां पे हो सकता है कि डाउनटर्न के माहौल में भारी नुकसान होने की गुंजाइश हो सकती है। तो संभल कर वहां पर निवेश करना चाहिए। ओके, अच्छा, नवनीत जी, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि आज बैंक्स में इतनी सेलिंग क्यों थी? और इनफैक्ट बैंक्स में खैर काफ़ी सेलिंग रही है, लेकिन आज का बजट नेट नेट बैंकों के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट पॉजिटिव बजट था, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है, कोई बहुत ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में क्यों इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में? उसको लिंक नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में आज के बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं थी जो उनके लिए नेगेटिव हो। इनफैक्ट जैसा आपने सही कहा कि अगर फिस्कल प्रूडेंस है और उसकी वजह से अगर आरबीआई को स्कोप मिलता है थोड़ा सा मॉनेटरी एकोमोडेशन बढ़ाने का, तो वो तो अच्छा ही है बाजारों के लिए, बैंकों की लिक्विडिटी के लिए। सो मेरे ख्याल में उसको बजट से लिंक नहीं करना चाहिए। और हर क्षेत्र में जो आज या कोई उतार या चढ़ाव हुआ है, या हर स्टॉक में जो उतार या चढ़ाव हुआ है, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बजट में कुछ तो हुआ होगा और उसकी वजह से वो उतार चढ़ाव हुआ। ओके, और प्रशांत जी, दूसरी तरफ जो एक सेक्टर क्लियरली लाइमलाइट में है वो है आईटी। आप देखिए, आज भी आईटी ने क्या कमान संभाली आखिरी में। क्या आप ये मार्केट कुछ हद तक डिफेंसिव हो रहा है, या फिर ये मार्केट को आईटी में कुछ कमेंट्री से लग रहा है कि आगे की अर्निंग्स और वैल्यूएशंस में शायद री-रेटिंग होगी? उसमें 2-3 चीजें अनुज, आपने बहुत ठीक कहा। एक तो आईटी सेक्टर्स पिछले 2-3 साल में पार्टिसिपेट नहीं किए है। 22, 23, 2.5 साल से एकदम हार्डली कुछ, प्रॉबली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में आईटी सेक्टर्स। अगर आप वैल्यूएशंस देखो ऑन हेडलाइन मल्टीपल्स या कैश फ्लो मल्टीपल्स या जो भी मल्टीपल्स पे, या जिस तरह से भी वैल्यूएशंस देखो, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर टू द सेक्टोरल हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस एज वेल एज जो दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी रीजनेबल टू अट्रैक्टिव है।
थर्ड, अगर आप कंपनियों की जिन्होंने, और आईटी सेक्टर का मोस्टली सबने रिपोर्ट कर दिया है, 90+% मार्केट कैप ऑफ आईटी सेक्टर ने रिपोर्ट कर दिया है, सबकी कमेंट्री डायरेक्शनली बहुत पॉजिटिव है। या आप 2 साल, 1.5-2 साल के बाद में पहली बार उन लोग ग्रीन शूट्स और ये सब की बात कर रहे हैं। आई मीन पॉजिटिव यानी यूफोरिक नहीं है, सब कॉशियस ऑप्टिमिज्म कह रहे हैं, बट कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स ये इतना पॉजिटिव पिछले 2 साल में तो नहीं हुआ है। तीसरा, अगर आप ग्लोबल, क्योंकि इनका मार्केट ग्लोबली है, यूएस में, यूरोप में, यहाँ पर हर जगह भी इंटरेस्ट रेट्स, सभी की यही धारणा है कि अभी पीक लेवल पे है। कितनी जल्दी और कितनी गिरावट आएगी वो देखना बाकी है, बट सबकी धारणा है कि इंटरेस्ट रेट्स फेड कट करेगा, यूरोप वगैरह कट कर ही रहा है, और दैट पॉजिटिव होगा इकोनॉमी के लिए। और अगर ट्रम्प की सरकार आती है तो ट्रम्प जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, और इक्विटी मार्केट्स के लिए वहां पे, एंड बैंकिंग, एनहेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए भी वहां पे पॉजिटिव माना जा सकता है, विच इज पॉजिटिव टेलविंड डिमांड एनवायरनमेंट के लिए फॉर आईटी सेक्टर। सो आई थिंक ऐसा, हालांकि हम टॉप डाउन नहीं देखते, बट आईटी सेक्टर का जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 2.5-3 साल से रहा है, हो सकता है वो अभी आगे चल के रिवर्स हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए। और बजट आया, मार्केट ने रिएक्ट किया, कल देखते हैं मार्केट अब आगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन इस शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।